हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी सूचना दे रहे हैं कि अगर 9 AM और 9 PM पर आप लाइव क्विज सोशियोलॉजी का अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? HS बेकर, G टार्डे, इमाइल दुर्खीम, S कोहेन। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा G टार्डे। तो गैब्रियल टार्डे जो थे, इन्होंने विचलन के अनुकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका मानना था कि जो समाज में व्यवहार होता है या जो व्यक्ति व्यवहारिक विचलन करता है वह समाज का अनुकरण करके करता है, अर्थात वह गलत कार्य को सीखता है और तो वह किसी का अनुकरण कर रहा होता है। जब सीखने की प्रक्रिया में वह किसी को देखकर सीखता है और उसी का वह अनुकरण करता है और अनुकरण करके वह अपराध को जन्म देता है। इनका मानना है अपराध जो है वह जन्मजात नहीं होता, जैसा कि लोम्ब्रोसो मानते हैं कि अपराधी जन्मजात की प्रवृत्ति का होता है। इन्होंने कहा, उसका विरोध करते हुए यह कहा कि जो अपराध होता है वह एक सीखा हुआ व्यवहार है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों के रूप से उन्हें प्राप्त करने के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? दुर्खीम, मर्टन, टाइलर या वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। मर्टन ने विचलन की व्याख्या करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में किया है। इनके अनुसार जो विचलन होता है वह सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के बीच अंतराल अर्थात असंगतता, साधन साध्य के बीच असंगतता के कारण होता है। जैसे कि हम किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर हमने मेहनत करके उस परीक्षा को दिया तो वह साधन साध्य संगतता के रूप में देखा जाएगा। वहीं हम किसी अन्य तरीके जैसे नकल, घूस या भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी पद की प्राप्ति कर रहे हैं तो वह साधन और साध्य असंगतता हो जाता है, जिस कारण इन्होंने इसे विचलन कहा है। अगला है, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है? दुर्खीम ने, मर्टन ने, पार्सन्स ने या वालर स्टील। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मर्टन। तो मर्टन ने जो है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में देखा है। इन्होंने कहा जो अनुकूलन होता है वह व्यक्ति किसी सामाजिक व्यवहार को सीखने का प्रारंभिक स्तर होता है, लेकिन वह आगे चलकर जो होता है विचलन जो है, व्यक्ति जब सीख लेता है और सामाजिक नियमों का विरोध करता है तो उसे इन्होंने सामाजिक विचलन के रूप में देखा है। इसके अलावा दुर्खीम जो है आत्महत्या की चर्चा करते हैं, श्रम विभाजन की चर्चा करते हैं। पार्सन्स प्रसिद्ध हैं सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए, और वालर स्टीन जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के रूप में इनका जो है प्रमुख सिद्धांत, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है। अगला है, एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है? अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिवादी या व्यवहारवादी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो है कि विसंगतिपूर्ण जो है आत्महत्या का है। जब एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना होता है तो वह विसंगतिपूर्ण आत्महत्या होगी। जहाँ पर नियमहीनता की दशा आएगी उसे हम विसंगतिपूर्ण मानते हैं। तो आत्महत्या विसंगतपूर्ण तथा मानक शून्यवादी तथा अप्रतिमानित आत्महत्या इसे हम कह सकते हैं। इसकी व्याख्या किसने की है? दुर्खीम ने। अगला है, आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? परार्थवादी, प्रतिमानित, अप्रतिमानित, अहमवादी, भाग्यवादी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यह होगा अप्रतिमानित आत्महत्या। जब आर्थिक संकट के माध्यम से व्यक्ति आत्महत्या करता है, आर्थिक संकट या जब व्यक्ति गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है तो वह अप्रतिमानित आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? क्रूगर, फोल्सम, मावरर, इलियट एवं मैरिल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी।
तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण इलियट और मैरिल मानते हैं। इन्होंने लिखा कि पारिवारिक विघटन में जब पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला तनाव नहीं आता, बल्कि बच्चों और माता पिता के मध्य पनपने वाला तनाव आता है। तो इन्होंने कहा जो बच्चों और माता के मध्य तनाव होता है, पारिवारिक तनाव होता है, वही पारिवारिक विघटन का कारण होता है, न कि पति पत्नी के बीच तनाव को इन्होंने पारिवारिक विघटन का कारण नहीं माना है। बच्चों और माता पिता के बीच के तनाव को इन्होंने पारिवारिक विघटन का कारण माना है। अगला है परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, परिवार में कौन से संबंध टूटने का पारिवारिक कारण होता है? संयुक्त परिवारों में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध टूटने का जो है प्रमुख कारण बनता है। जैसे संयुक्त परिवार में रक्त संबंध इस तरह से होगा, जैसे भाई और भाई अलग होते हैं तो वहाँ पर रक्त संबंध से बिलगाव होता है या विघटन होता है, और वहीं एकांकी परिवारों में पति पत्नी के बीच जो तलाक होता है या विघटन होता है उसे वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विघटन के रूप में देखा है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, आतंकवाद या विवाह विच्छेद। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सी, आतंकवाद का जो है पारिवारिक विघटन की श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है, या सामाजिक विघटन की श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं वह उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। तो समाज उनका नहीं, किंतु वे समाज के मार्ग निर्देशन करते हैं। टायनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? रहस्यवादी, रचना अल्पसंख्यक, पद प्रदर्शक या विद्रोही। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, टायनबी ने इसे रचनात्मक अल्पसंख्यक का नाम दिया है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो समाज के नियमों कानूनों की बात या व्याख्या करते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्श, मूल्य या रूढ़ियों का विरोध करते हैं और उनमें परिवर्तन की चेष्टा करते हैं, अर्थात नए नियम लाने की बात करते हैं, तो वह रचनात्मक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अगला है, अपराध एक है। तो अपराध एक क्या है? तो अपराध एक सामाजिक व्यवहार है, अनुमोदित व्यवहार है, असामाजिक व्यवहार है या सामूहिक व्यवहार है। तो अपराध जो होता है वह एक असामाजिक व्यवहार कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत अपराध नहीं है? चोरी, डकैती, नगण्य अपराध, बलात्कार। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी, नगण्य अपराध जो है परंपरागत अपराध नहीं है। चोरी, डकैती, बलात्कार आज सदियों से होते चले आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों को परंपरागत अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। नगण्य अपराध जो है, यहाँ पे नगण्य शब्द नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसे हम कारपोरेट क्राइम या अपराध कहते हैं या सफ़ेद पोश अपराध करते हैं। तो सफ़ेद पोश अपराध की जो अवधारणा है यह वर्तमान में आई है, इसीलिए इसे परंपरागत अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अगला है, एक डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर की हत्या कर देता है तो उसका यह कृत्य कहलाएगा श्वेतबसन अपराध, अपराध या पाप। तो राइट आंसर हो जाएगा वह कहलाएगा अपराध। अगर यही डॉक्टर होता किसी कंपाउंडर को रखने के लिए रिश्वत लेता तो वह श्वेतबसन अपराध हो जाता। तो राइट आंसर जो है बी। किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसके द्वारा राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है, जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में
है। अर्थात अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के विरोध, अर्थात अगर सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक माना है और जिस अगर कोई अपराध का जैसे कृत्य करता है तो उसे राज्य दंडित करता है या उस तरह की शक्ति रखता है। या कथन किससे संबंधित है? लैंडिस एवं लैंडिस गैरोफैलो, इलियट एवं मैरिल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडिस एवं लैंडिस का कथन है कि अपराध वह कार्य है जिसके द्वारा राज्य सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है, जिसके लिए दंड हेतु राज्य शक्ति रखता है। वहीं इलियट एवं मैरिल ने क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि अपराध कानून द्वारा निषिद्ध अर्थात वर्जित वह क्रिया है या कार्य है जिसके बदले जो है कोई कर्ता को सजा के रूप में मृत्यु, जुर्माना, कैद आदि के रूप में दंड दिया जाता है। इसके अलावा अन्य जैसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। तो यह मावरर का कथन है कि अपराध कोई भी क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। वहीं बार्न्स और टीटर्स कहते हैं कि अपराध एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार है जिससे सार्वजनिक भावना में को कानून से निषिद्ध सीमा तक तोड़ा है। अर्थात समाज की भावना को तोड़ता है और कानून को भी तोड़ता है, तो वह अपराध है, बार्न्स और टीटर कहते हैं। और इसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन जो है इनका मानना है कि अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो ब्राउन कहते हैं अपराध वह आचरण या व्यवहार है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। और अपराध सामाजिक नियमों में विचलन है या क्लीनार्ड ने कहा है कि अपराध जो है वह सामाजिक नियमों का विचलन है, अर्थात सामाजिक नियमों को तोड़ना अपराध माना जाता है। वहीं वेस्टरमार्क कहते हैं कि कानून, प्रथा आदि के विचारों पर अपराध आधारित होता है, अर्थात कानून और प्रथा को तोड़ना ही अपराध है, ऐसा वेस्टरमार्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? बोगर 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 4। तो अपराध की प्रकृति को इन्होंने 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। इन्होंने कहा समाज जिसमें व्यक्ति रहता है वह मानवीय समाज कहलाता है और मानवीय समाज के जो नियम और कानून समाज व्यवस्था को चलाते हैं वह अलग अलग समाज बनाए रखने के लिए होते हैं। इन्होंने कहा सामाजिक नियमों जैसे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, मानवीय रहन सहन, नियम, समय आदि की अनुसार व्यवहार न करना या उनका उल्लंघन करना ही अपराध है। अगला है अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन की एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, सीजर, लोम्ब्रोसो। तो राइट आंसर हमारा यहाँ ए हो जाएगा। दुर्खीम जो है समाज के में अपराध को सामान्य घटना के रूप में देखते हैं। इन्होंने कहा कि अपराध समाज में जरूरी है और यह एक सामान्य घटना है। प्रत्येक समाज में अपराध की उपस्थिति इन्होंने देखा है और बताया है। दुर्खीम ने कहा है कि जब समाज में संभ्रांति या कन्फ्यूजन हो जाता है या मानहीनता, नॉर्मलेसनेस हो जाता है, तब सामाजिक तंत्र को नियमित करने अर्थात कोई समरूप नियम नहीं होते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में जो व्यक्ति की उपलब्धियां या आकांक्षाएं होती हैं उसमें अंतर काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति विचलित हो जाता है और वह अपराध करता है। अर्थात वह अपने सामाजिक जीवन से संतुष्ट नहीं होता है। अधिक सुखमय जीवन जीने की लिए वह अपराध का राह चुन लेता है। अगला है, निम्नलिखित में से आकस्मिक या दीर्घकालिक अपराध को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? एलिस्टर एंड स्टॉ, हेडर्स, सदरलैंड या किंग्सले डेविस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए। एलेक्जेंडर और स्टॉ ने आकस्मिक एवं दार्शनिक अपराधी के रूप में 2 प्रकार के अपराधों की चर्चा की है। अगला है,
अपराध का कौन सा संप्रदाय यह मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? प्रारूपवादी संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, समाजशास्त्री संप्रदाय या भौगोलिक संप्रदाय। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा प्रारूपवादी संप्रदाय। जो जन्मजात अपराधी मानते हैं उन विद्वानों को प्रारूपवादी संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है। इस संप्रदाय की मान्यता जो है वह है कि अपराधी जो जन्मजात होते हैं इनकी जो कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है जो कि सामान्य व्यक्तियों से भिन्न या प्रमाणित या उन्हें अलग बनाती है। तो लोम्ब्रोसो का मानना है कि अपराधी जो है जन्मजात होते हैं। इन्होंने कहा जो अपराधी व्यक्तियों के लक्षण होते हैं वह भिन्न प्रकार के होते हैं जो जन्म से ही उनके अंदर देखे जाते हैं। लोम्ब्रोसो के अतिरिक्त गैरोफेलो और एनरिक फैरी जो है अपराधियों को जन्मजात मानते हैं। इसके अलावा जो शास्त्रीय संप्रदाय है इसके प्रणेता जो है बेंथम है। तो बेंथम जो है इनका सिद्धांत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और इनके साथ साथ बेकेरिया जो है कहते हैं यह भी जुड़े हुए थे। बेंथम और बेकेरिया का नाम लगभग साथ ही लिया जाता है। जो बेकेरिया है इनके अनुसार जो है अपराध सुखवादी। शास्त्रीय सिद्धांत क्या मानता है कि अपराध जो होता है वह व्यक्ति अपने सुख के लिए करता है, अर्थात जो व्यक्ति अपराध करता है उसे अपराध करने में सुख की अनुभूति होती है। तो इसे सुखवादी दर्शन भी कहा जाता है। और समाजशास्त्री संप्रदाय की जो केंद्रीय धारणा है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाओं की देन है जिनमें समाज के अन्य व्यवहार प्रभावित होते हैं। इस संप्रदाय का नाम में सदरलैंड का नाम प्रमुख है। समाजशास्त्री संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं? सदरलैंड। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है समाजशास्त्री संप्रदाय अर्थात समाजशास्त्र में अपराध की व्याख्या कौन करता है? तो सदरलैंड है। वहीं भौगोलिक संप्रदाय जो है इसके प्रणेता जो है क्वेटलेट और क्वेटलेट एवं गैरी थे। इनके अनुसार जो है इन्होंने कहा कि किसी विशेष समय में अपराध की अधिकता और कम हो सकती है, अर्थात वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति या दशाएं होती हैं वह अपराध को कम या अधिक कर सकती हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे यह भी पूछ लेता है कभी कभी कि किस मौसम में अपराध अधिक देखा जाता है? तो वहाँ पे गर्मियों के मौसम में अपराध अधिक इन्होंने देखा है। किसने? क्वेटलेट और गैरी के अनुसार। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत या भौगोलिक सिद्धांत था, भौगोलिक सिद्धांत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा शास्त्रीय सिद्धांत जो होता है वह सुखवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला है जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है? लोम्ब्रोसो, E.H. सदरलैंड, इमाइल दुर्खीम या जी टार्डे। तो ऊपर हमने देखा कि सी लोम्ब्रोसो का कथन है कि अपराधी जो होते हैं वह जन्मजात होते हैं। अगला है अपराध के माइक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? विसंगति का सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उपसंस्कृति का सिद्धांत या सभी। तो जो माइक्रो या बृहद सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है। एनोमी अर्थात विसंगति के सिद्धांत, विभिन्न अवसर का इनके अर्थात सिद्धांत, सामाजिक भेदक संगठन का सिद्धांत और उपसंस्कृति सिद्धांत को इसमें शामिल किया गया है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इस प्रश्न में। तो श्वेत बसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? तो श्वेत बसन का अपराध की बात जो करते हैं प्रमुखतः सदरलैंड करते हैं। जैविक अभिगम जो है इसकी चर्चा की है यूरोपीय अपराध शास्त्रियों ने। शरीर विज्ञानिक अधिगम की चर्चा की है। तो शरीर अभिगम की जो चर्चा की है वह
लॉम्ब्रोजियम अभिगम है, और समाजशास्त्री अभिगम की जो चर्चा होती है वह अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय करता है। श्वेत बसन अपराध की बात जो है सदरलैंड करते हैं, और समाजशास्त्री अभिगम के समर्थक माने जाते हैं। और जैविक अभिगम से संबंधित जो है यूरोपीय समाजशास्त्री है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शरीर वैज्ञानिक अधिगम जो है वह लॉम्ब्रोजियम अधिगम से संबंधित है, और समाजशास्त्री अभिगम जो है अमेरिकी अपराध शास्त्रियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी। अगला है अपराध में विभेदक साहचर्य निरूपण सिद्धांत किसने दिया है? कोहन, क्लोवार्ड और वहलिन, सदरलैंड या बेकर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी। सदरलैंड जो है वह अपराध के विभेदक साहचर्य अर्थात डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी देने का श्रेय सदरलैंड को दिया जाता है। सदरलैंड ने कहा कि जब व्यक्ति समाज में समायोजित करने का कोई वैध तरीका नजर नहीं आता है तो वह समाज से अलग अर्थात विसमान व्यवहार करने लगता है। यह विसमान व्यवहार ही करने वाले व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत खोज नहीं है। जो विसमान व्यवहार करते हैं वह कोई व्यक्तिगत खोज नहीं है, क्योंकि समाज में इससे पहले भी उसकी उपसंस्कृति रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता दें कि चोरी जो है समाज में जब व्यक्ति की जो है समायोजित नहीं करता है तो वह चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग आदि करता है, क्योंकि उसने पहले से ही समाज में इन प्रक्रियाओं की जो उपसंस्कृति बनी हुई है तो उसे देखकर वह करने लगता है। तो यही यहाँ पे जो है सदरलैंड कहते हैं कि यह कोई उसकी व्यक्तिगत खोज नहीं होती है, वह समाज में पहले से ही व्याप्त होता है जिसका अनुकरण वह व्यक्ति करने लगता है। अगला है आपके अनुसार, मतलब इनमें से किसके अनुसार स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण किया है? तो किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराध का वर्णन किया है? वाल्टन, गिब्स, बोगर या लेमर्ट? तो राइट आंसर जो हो जाएगा लेमर्ट होगा। यहाँ पे लेमर्ट ने अपराध को 3 भागों में विभाजित किया, एक स्थिति या परिस्थितिजन्य, एक सुव्यवस्थित अपराध, और तीसरा इन्होंने कहा है विश्वासघात अपराध। विश्वासघात अपराध की चर्चा इन्होंने की है। इनके अलावा जो बोगर है, यहाँ पे बोगर ने अपराध को 4 श्रेणी में विभाजित किया है। पहला इन्होंने कहा है कि आर्थिक अपराध, दूसरा राजनैतिक अपराध, तीसरा यौन अपराध, और चौथा इन्होंने विधिक अपराध की चर्चा की है। अगला है लेबलिंग थ्योरी की मुख्य अवधारणा है। तो लेबलिंग थ्योरी जो मुख्य अवधारणा किससे संबंधित है? सहमति से, कलंक से, प्रेरणा से, आकांक्षा से। तो लेबलिंग थ्योरी जो है उसे कलंक से देखा जाता है जोड़ के। लेबलिंग थ्योरी की जो अवधारणा है इसे स्टिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टिग्मा की बात कौन करते हैं? इरविन गॉफमैन करते हैं। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।